नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे को इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीच में हिस्ट्री के टॉपिक, प्राचीन भारत के इतिहास का टॉपिक है। हमने आपके बीच तेजर फ्री पेज लॉन्च किया था, तो उसकी क्लासेज आपकी शुरू हो चुकी है। तो इस क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल सही तरीके से जुड़ चुके होंगे। तो आज हम करने वाले हैं आपके पीछे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पूरी डिटेल से बात। तो आपको बिना किसी देरी के और बिना किसी डाउट के इस वीडियो में कंटिन्यू हो जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो बिना किसी देरी के अपने वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी ब्राह्मणी लिपि आती है मौर्य सम्राट के अंतर्गत, और प्राचीन इतिहास आपका आता है। इसमें सबसे पहले आपकी हम बात करने वाले हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में डिटेल से हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार हम पूरे सिलेबस में एकदम सही तरीके से बात करने वाले हैं। तो आपको सिंपली जुड़ जाना है इस वीडियो में कंटिन्यू। तो इस प्रकार डायग्राम में हम पढ़ने वाले हैं। आपके बीच में डायग्राम देख सकते हैं आप, एक बार इसको पूरी डिटेल से डायग्राम देख सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत और साहित्य स्रोत भी आपके स्रोत हैं, उन सभी को हम डायग्राम के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल जुड़ चुके होंगे। तो बिना किसी देर के अपने इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम करने वाले इसके नोट्स। तो आपकी हिस्ट्री के बारे में सिंपली बात की जाती है, तो आपकी हिस्ट्री में प्राचीन भारत का इतिहास आता है। तो प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपके इतिहास के जनक कौन माने जाते थे? आपके इतिहास के जनक आपकी हेरोडोटस माने जाती है इतिहास के जनक, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? जिनकी पुस्तक का नाम है आपकी हिस्टोरिका नामक इनकी पुस्तक का नाम है, जो कि बहुत फेमस पुस्तक मुख्य रूप से मानी जाती है। तो आपको याद रखना है। उपरा के ऐतिहासिक इतिहास के अंतर्गत आपकी आती है। तो इस काल में आपके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, केवल पुरातात्विक साक्ष्य आपके उपलब्ध थे, ठीक है। तो इस काल को आपको 3 भागों में बांटा था। पुरातात्विक साहित्य के बारे में हमने बात की थी। तो पुरातात्विक साहित्य को आपके 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में कौन कौन से जाते हैं आपकी 3 भागों में आपकी जाती है। तो पूरा पाषाण काल आ जाता है आपका, एक आपका जाता है मध्य पाषाण काल आपका जाता है, एक आपका नव पाषाण काल आ जाता है। इस प्रकार इसको 3 कालों में मुख्य रूप से विभाजित किया जाता है। 3 भागों में इसको मुख्य रूप से विभाजित किया जाता है। इसमें आग का आविष्कार आपका पूरा पाषाण काल में होता है, ये आपको याद रखना है। और आपके पहिए का आविष्कार आपका नव पाषाण काल में होता है, और कृषि का आविष्कार आपका नव पाषाण काल में होता है। और मनुष्य ने घर बनाना आपका किस काल में शुरू किया था? तो आप कहेंगे मनुष्य ने घर बनाने का कार्य मुख्य रूप से हमारे नव पाषाण काल में शुरू किया था, ठीक है। यहाँ सभी का देना है कि आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में हुआ था, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था, कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने घर बनाने का प्रवृत्ति नव पाषाण काल में प्रारंभ की थी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। सबसे पहले किसको पालतू बनाया गया था? तो आप कहेंगे ये सबसे पहले हमारे कुत्ते को पालतू बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो आप कहेंगे शिकार मुख्य रूप से आधार माना जाता है। आगे बात की जाए तो आपके बारे में पाषाण काल की बात की जाए तो पूर्व पाषाण काल में आपके पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए हैं। और भीमबेटका एक उपाय के अंतर्गत आपके पूर्व पाषाण काल एक प्रसिद्ध स्थल है, उसमें आपके मध्य प्रदेश के शहर प्रमुख से शामिल किए जाते हैं। और उच्च पूर्व पाषाणकालीन हड्डियों उस हड्डी की बनी स्मृतियाँ भी माता देवी की प्रतिमा आपकी उत्तर प्रदेश में मानी जाती है, बेलन घाटी के अंतर्गत, आपको याद रखना है। और नव पाषाण काल में आपकी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग शुरू हुआ था। ये आपके सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो आपको तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया था। आगे बात की जाए तो आपकी जाता है कि मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? तो आपके कुल्हाड़ी था। मनुष्य द्वारा बोई गई पहली फसल कौन सी थी? तो मनुष्य द्वारा बोई गई पहली फसल आपकी जौ मानी जाती है। प्राचीन सिक्कों को आहार सिक्के कहा जाता है। तो प्राचीन सिक्कों को आहार सिक्का क्यों कहा जाता है? आहार सिक्का सिक्के पंचमार्ग पंचित होने के कारण पंचमार्ग सिक्के कहलाते हैं। मैक्स के अनुसार लोहे का प्रयोग लगभग आपका 800 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। मैक्स के अनुसार, ठीक है, आपको याद रखना है। प्रमुख वेद के अंतर्गत आपके कितने वेद आते थे? प्रमुख वेद के अंतर्गत आपके कितने वेद शामिल किए जाते थे? तो आपके हमारे प्रमुख वेद के अंतर्गत हमारे कितने वेद शामिल होते थे? तो आपके हमारे प्रमुख वेद के अंतर्गत हमारे 4 वेद शामिल होते हैं। उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ये आपकी 4 वेद मानी जाती है। आपको याद रखना है, चारों वेद आपके सिंबल यहाँ पर दिए गए हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें आपकी 10 मंडल 1250 तक और 10,400 रचनाएं मुख्य से मानी जाती है, आपको याद रखना है। और आपकी ऋग्वेद की शाखाएँ कितनी? तो ऋग्वेद की आपकी 5 शाखाएँ मानी जाती है। और ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख, कितनी नदियों का उल्लेख है? तो आपकी 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे आपकी पूछा है कि एक बार गंगा नदी, 3 बार यमुना नदी, सबसे अधिक बार आपकी कौन सी नदी का उल्लेख आता है? तो आपके यमुना नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख आता है, ठीक है। आपको याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में से हम ट्यूटो क्वेश्चन उतरेंगे, ठीक है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है, यह भी आपको याद रखना, ठीक है। ऋग्वेद तीसरे मंडल से लिया गया है। और ऋग्वेद 10वें मंडल में राजा सुदास और 10 राजाओं की
आपके 10वें मंडल में क्या किया गया था, आप कहेंगे राजा सूरदास और 10 राजाओं के युद्ध के बारे में बताया गया है। यह युद्ध आपके पुष्करणी नदी के किनारे हुआ था, वर्तमान में आपकी रावी नदी कहा जाता है। पुष्करणी नदी को वर्तमान में कौन सी नदी कहा जाता है, आप कहेंगे रावी नदी प्रमुख रूप से कहा जाता है। यजुर्वेद के अंदर आपका ये वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, आपको याद रखना है। ये क्रमकांड प्रदान होता है। यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, आपके 2 भाग होते हैं। सामवेद में आपके संगीत की जानकारी मिलती है, ठीक है, सामवेद में आपके संगीत की जानकारी मिलती है और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें सूर्य की स्तुति के वर्णन मिलता है और इसमें कुल आपकी 1875 रचनाएं मुख्य से मानी जाती है। और अथर्ववेद की बात की जाए, अथर्ववेद ये वेद सबसे बाद में लिखा गया था। इसमें इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें जादू टोना, जंतर मंत्र व चिकित्सा विवाह आदि का वर्णन देखने को मिलता है। अथर्ववेद की शाखाएं आपकी पिपलावत और आपकी सोनक होती है। सभा समिति आगे प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी जाती है। तो ये आपको याद रखना है। वेदांग क्या होता है, तो वेदांग के बारे में आप आज बात करेंगे और आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आपको इस वीडियो को रिवाइज करना है, ठीक है। वेदों की कुल संख्या कितनी है, आपकी शिक्षा, ज्योतिषी, व्याकरण, विकल्प, निरुक्ति, छंद आपकी मुख्य विषय होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 6 वेदांगों की संख्या मानी जाती है, आपको याद रखना है। ब्राह्मण ग्रंथ में आपके क्रम प्रमुख वेद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ऋग्वेद में आपकी ऐतरेय को सिद्ध की आती है और यजुर्वेद में आपकी शतपथ व तैतरी आती है और सामवेद में आपके षण्वीस और वर्षण आती है। तो पुराणों के बारे में बात की जाए तो आपके बीच में पुराणों के बारे में हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात। तब तक के लिए आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले आपकी पुरातात्विक स्रोत के अंदर। पुरातात्विक स्रोत के अंदर आपकी कौन कौन से आते हैं, तो पुरातात्विक स्रोत के अंदर आपके अभिलेख आते हैं, खुदाई से संबंधित अवशेष आते हैं, स्मारक आते हैं और आपकी चित्रकला इसकी मूर्तियाँ आती है, सिक्के आते हैं। तो प्राचीनतम सिक्के में प्राचीनतम सिक्कों का क्या कहा जाता है, आप कहेंगे आज सिक्के या पंचमार सिक्के कहा जाता था। अभिलेख के अंतर्गत आपके मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख आते हैं और मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है, तो खोज इनकी खोज टी टेम्पेदर ने की थी, 1785 ईस्वी में इसकी खोज की थी, आपको याद रखना है। और समयावधि लगभग 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व थी। इसकी भाषा प्राकृत थी और इसकी ब्राह्मणी लिपि कौन सी थी, तो आप कहेंगे लिपि हमारी ब्राह्मणी यूनानी व इनकी लिपि थी। ग्रोष्ठी लिपि आपकी शाहबाजी घटी एवं मानसरोवर के अभिलेखों की लिपि है। ब्राह्मणी लिपि आपकी किसके संबंधित है, ब्राह्मण लिपि आपकी सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेखों मिलती है और जेम्स फिशर ने मौर्य सम्राट के अभिलेखों की ब्राह्मण लिपि में पटाया था और अशोक ने आपके 1830 में इसके अभिलेखों को ब्राह्मण लिपि में पटाया। 1837 ईस्वी में आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात की जाए तो आपके बीच में यह आ गया है नीति डिटेल से अभिलेख की बात की जाए तो आपका एशिया का माइबनर भोजले का अभिलेख आता है। इसकी समयावधि 110 ईसा पूर्व थी। इंद्र, मित्र, वरुण और नास्य वैदिक नामों को जानी जाती है, सर्वाधिक प्रमाण, ठीक है। तो प्रमुख अन्य अभिलेख जो मुख्य से और अभिलेख आप कहते हैं उनके बारे में बात की जाए, आपके अलग अलग अभिलेख और आते हैं तो उसके बारे में बात की जाए तो आपके कौन कौन से आ जाते हैं अभिलेख, तो आपका ये तो हाथी गुफा का अभिलेख आ जाता है। हाथी गुफा का अभिलेख मुख्य से आ जाता है, हाथी गुफा का अभिलेख आ जाता है। उसमें उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा आती है, जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख आता है जो गुजरात में होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। और आपके जो मंदसौर का अभिलेख आता है मध्य प्रदेश में आता है, वह आपका प्रयाग प्रशस्ति आपका मुख्य से आता है, वो मुख्य से आता है। एक आपका बेतरी स्तंभलेख आपका आता है, वो आता है मुख्य रूप से। और बाकी आगे बात की जाए महारौली के अभिलेख आते हैं, वह आपका बेलसठ अभिलेख आपका आता है। और आपके इसमें कुमारगुप्त का प्रथम आता है, गुप्त वंश से लगभग आपके संबंधित आते हैं और चंद्रगुप्त से जीवती और आपके गुप्त वंश के शासक मुख्य से आते हैं। इसमें विशुद्ध की संस्कृति में आती है, ब्राह्मण लिपि आपकी होती है, भाषा प्रकृत होती है, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत में आप सब समझ चुके होंगे पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं किससे आते हैं। आगे बात की जाए आपकी वजह साहित्य स्रोत की, साहित्य स्रोत में आपके कौन से आते हैं, साहित्य स्रोत में आपकी आती है ये तो धार्मिक साहित्य आता है आपका, एक आपका धर्मेतर लौकिक साहित्य से कहा जाता है। दोस्तों ने वेट करिए। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं आपके साहित्य के अंदर अगर धार्मिक साहित्य आता है, धार्मिक साहित्य के अंदर आपके ब्राह्मण साहित्य आती है और ब्रह्मेतर साहित्य आती है। इसमें आपके महाकाव्य, स्मृति, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ वेद आते हैं।
वेद उपवेद आ जाते हैं आपकी, उपनिषद आती है, षड्दर्शन आ जाते हैं, पुराण आ जाते हैं। पुराण कितने हैं? तो पुराण आपके 18 माने जाते हैं। ये आपको याद रखना है। आपके बीच में वेदों में प्रमुख वेद कौन कौन से आ जाते हैं? आपका ब्राह्मण वेद आता है, आयुर्वेद आ जाता है, नहीं यजुर्वेद आता है आपका। यजुर्वेद को आयुर्वेद कहा जाता है, यजुर्वेद को धनुर्वेद कहा जाता है, सामवेद को गंधर्ववेद कहा जाता है, अथर्ववेद को आपका वेद कहा जाता है। इसके उपनाम है, ठीक है, ये उपनाम आपको याद रखना, उपनाम, उपनाम ये आपको याद रखना है, ठीक है। और वेदांग में आपकी शिक्षा यानी वेद की नाक आ जाता है, कलप वेद के हाथ होते हैं, व्याकरण आपके वेद का मुख होता है, और नियुक्त वेद के कान होते हैं, और छंद वेद के पैर होते हैं, ज्योतिष आपके वेद के नेत्र होते हैं। ये आपको याद रखना है। उपवेद आपके 4 हैं, ठीक है। उपवेद आपके ये माने जाते हैं, उपवेद है, ठीक है। उपनाम इनके भी उपवेद है। उपनिषद आपका मुंडक उपनिषद, उसके बारे में थोड़ी आगे बात करेंगे हम, तो बिल्कुल आपको जुड़े रहना है, ठीक। थोड़ा सा वेट करिए आप, ठीक है। धार्मिक साहित्य में आपकी और आती है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में आपकी सूत पिटक, अभितम पिटक, महावसम, कथावस्तु, देवस्तन और विनय पिटक और दीपवंश मिलिरांति आपके प्रमुख से आते हैं। और इसमें आपके कलप सूत्र, भरत बहुचरित्र, आपका पृष्ठ और भगवती सूत्र, और आपका आचारंगम पुत्र, एक आपका आदि पुराण प्रमुख से आते हैं, आपको याद रखना है। और ऐतिहासिक ग्रंथ में आपके आ जाते हैं विशुद्ध और साहित्यिक रचनाएं आ जाती है। जैन साहित्य को शामिल किया जाता है, 16 महाजनपदों की संख्या है, और जैन भिक्षुओं की पलटन होती है, ठीक है, आपको याद रखना है। ऋग्वेद का शाब्दिक तथा छंदों या चरणों से मुक्त होता है। ऋग्वेद में वैष्णव में बौद्ध वेद है, ठीक है, सबसे प्राचीन है, विशालतम वेद माना जाता है आपका। कुल मंडल 10 है, 1028 सूतक है, 1580 रचनाएं हैं। सबसे अंत में जोड़ा गया आपका सबसे नवीन मंडल आपका 10वां मंडल है। सबसे 10वें मंडल है आपके राजा सुदास की युद्ध के बारे में बताया गया, ये भी आपको याद रखना है। वो ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कुशित कई होते हैं, और यज्ञ का अर्थ होता है यज्ञ और यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह, यज्ञों के नियमों तथा विधानों का संकलन है। कर्मकांड प्रधान वेद होता है, गद्य और पद्य दोनों में लिखित होता है। ये करानी 2 भागों में बटा गया, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। तो यजुर्वेद के बारे में डिटेल से बताया गया, तो यजुर्वेद के बारे में डिटेल से बताया गया, तो किस प्रकार बताया गया, तो वेद, तो वेद में आपका होता है, तो यजुर्वेद होता है, एक आपका यजुर्वेद होता है, एक आपका सामवेद होता है, एक आपका अथर्ववेद होता है, ठीक है। इसके महत्व बताते मैंने हम आगे वहाँ ऊपर कर ली थी, यहाँ पर हम करने वाले हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद होता है, इसमें एकमात्र ग्रंथ होता है, एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपत होता है। और एक ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये आपकी एडवांस लेवल नहीं, एसएससी के लेवल की बुक है, ठीक है। एसएससी के लेवल की बुक का कंटेंट मैंने लिया है, तो अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। साम का अर्थ होता है ज्ञान, और आपका रचनाओं में से 1875 रचनाएं हैं, इसमें आपके सामवेद में उसमें मंत्र और गान वाले के बारे में बात की है, ठीक है। आप सभी को सिंपली याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो सही तरीके से याद आया होगा, एकदम सही तरीके से पसंद आया होगा। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, लाइक कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास कैसी लगी आपको। आपको जो ये कंटेंट पढ़ाया गया है आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, तो आपको इसी कंटेंट पर विश्वास रखना है, और यही कंटेंट आपको पढ़ के जाना है आपके एग्जाम में के लिए, यही इंपॉर्टेंट है। ये कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट है, तो आपको यही कंटेंट पढ़ना है। तो उम्मीद है कि आप सभी यही कंटेंट पढ़ेंगे, आपके लिए एग्ज़ाम के ओरिएंटेड यही आपका मुख्य से सही कंटेंट है, और आपके एग्ज़ाम में सही तरीके से यही कंटेंट आएगा। तो उम्मीद है कि आप यही पढ़ेंगे। इसकी पार्ट 2 में आपका जल्द ही लेकर आने वाले हैं, उसमें आपकी कुछ क्वेश्चन भी लेकर आएंगे साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।